आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं अब वो राज्य आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे, उन शहीदों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने राज्य को बनाने के लिए अपनी आहुति दी, प्राणों की आहुति दी, और तमाम जो आंदोलनकारी रहे जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया, और तमाम जो गोलीकांड हुए उसके पीछे उनके परिवारों से जुड़े तमाम इतिहास को पढ़ेंगे। एक पहल राज्य सरकार ने शुरू की है, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि जो राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा दी, उनको आरक्षण से जुड़ा एक मसला था। उस पर प्रवर समिति का गठन भी किया गया, वहाँ से सब कुछ हो गया, विधानसभा में भी चीज़ें हो गई, लेकिन राज्यपाल के यहाँ जाकर चीज़ें अटक गई हैं। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती जी हैं। प्रदीप जी, ये तो अच्छा है कि बच्चे पढ़ें, राज्य कैसे बना वो दर्द आपके परिवारों का, आपका और तमाम आंदोलनकारियों को पढ़ना, ये तो एक अच्छी खबर है। देखिए, निश्चित रूप में अच्छी खबर है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि रोका किसने है। 24 साल से हम हर शहादत दिवस पे, स्थापना दिवस पे सुनते आ रहे हैं कि शहीदों के नाम से सड़क बनेगी। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि राज्य आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को अपने राज्य के प्रति वो संवेदनाएं उनके अंदर रहें कि कितने संघर्ष के बाद हमने ये राज्य लिया है। लेकिन वो कहाँ चूक हो रही है, हमारी समझ से परे है। मैं तो कहता हूँ कि स्कूलों में पढ़ाने के बजाय पहले हमारे जनप्रतिनिधियों को पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड आंदोलन विधानसभा में बाकायदा उसकी एक अलग से स्क्रिप्ट चलनी चाहिए, स्क्रीन पे चलाना चाहिए, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई अंदर भाव उद्वेलित होंगे, और जब उद्वेलित होंगे तो स्वाभाविक है कि वो अपने उस विधानसभा के प्रति, उस राज्य के प्रति भी संवेदनशील होंगे। 24 वर्षों में हमें स्थायी राजधानी नहीं मिली, लोकायुक्त नहीं मिला, हमें मूल निवास नहीं मिला, भू कानून नहीं मिला, रोजगार की आप स्थिति देख रहे हैं। हम जो है 2000 कब से लगा के चल रहे हैं, अब ये सफ़ेदी हमारे उसमें चढ़ गई है, तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, किससे उम्मीद करूं? अब ये सवाल कहीं ना कहीं विस्मय मोदक चिन्ह मेरे पास आ रहा है कि निश्चित रूप में हम हर बात का स्वागत करते हैं और वो स्वागत बन के रह जाता है, और हम अपने ही लोगों के आलोचक हो जाते हैं कि तुम खाली स्वागत करते रहिए, बाकी होना कुछ नहीं है, तुम स्वागत करते रहिए, होना कुछ नहीं है। आप 10% आरक्षण के मसले पर आप लोगों ने तो, तमाम मुख्यमंत्री ने तो चांदी का मुकुट भी पहन लिया था एक बार। 10% की अगर मैं बात कहूं तो अब आप ये लगाइए कि जो चीज़ 2013 से जिसमें स्थगन आदेश था, 2015 में राजभवन चला गया गैरसैंण से पास होके, वो हमारी भावनाओं के अनुरूप हमने बिल्कुल उस चीज़ को स्वागत किया। वो तो तत्कालीन सरकार होगी। आज की तारीख में 2000 अब आप लगाइए 24 हो गया है, ये उसको भी गए हुए राजभवन में इतना लंबा टाइम हो गया। राजभवन में समय मांगा जा रहा है, राजभवन में माननीय महामहिम सब जगह जा रहे हैं। हमसे मिलने में किस बात का अरहेज है, परहेज है, ये समझ में नहीं आ पा रहा है मेरे को। माननीय मुख्यमंत्री से मैं ऑलरेडी पिछले 2 महीने पहले मिल चुका हूँ, उसके बाद आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमें गुमराह ना करें, हमारे को स्पष्ट आदेश करें कि ये नहीं हो सकता। जब भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो है आपातकाल वालों को 20,000 25,000 रुपये पेंशन दी जा सकती है, उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं, मिले। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा मिले, स्वागत है, लेकिन हमने क्या दोष कर दिया? हमारे शहीद परिवार 8 महीने से, आपको मालूम है, हमारे राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन नहीं मिली है, शहीद परिवारों की सुध नहीं ली जा रही है, उनका कुछ, मतलब आप 10% की बात कर रहे हैं, 8 महीने से पेंशन नहीं है, किसी को जनवरी से पेंशन नहीं है। बजट ये चल रहा है मई, अभी बजट जारी नहीं हुआ है 2024 का राज्य आंदोलनकारियों के लिए। तो मैं किस सरकार से, किन अधिकारियों से उम्मीद करूं? कोई सीरियसली उसको है ही नहीं। तो इसलिए ये इतिहास पहले जनप्रतिनिधियों को, उन अधिकारियों को सचिवालय में भी दिखाना पड़ेगा, स्क्रीन पे पिक्चर के माध्यम से, या उनको मैंडेटरी किया जाए कि आप अपनी लाइब्रेरी में बैठ के इनको पढ़िए। आप ये जो सिलेबस बनाया गया है उसको क्या राज्य आंदोलनकारी आप लोगों से कोई डिस्कस हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इतिहास लागू हो जाएगा उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उसकी भी आशंका है क्या? सरकार ने कोई ऐसा सुझाव नहीं लिया। वो कहाँ लिया, पीठ पीछे लिया, कहाँ लिया, हमें मालूम नहीं है। इस पे शंका खड़ी होती है। 24 वर्षों के अंदर अगर आज भी इस बात को कहना पड़ रहा है कि हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया जाएगा, आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाएगा, वो 42 शहादतें उनके अंदर 30 होगी, वो आत्माएं हम तर्पण देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा मोक्ष हो जाए, हम प्रदेश के लिए। हम ये कह रहे हैं कि आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए 94 का आप कल्पना कीजिए, उस सितंबर घटी माघ मसूरी को याद कीजिए, तो अपने आप अंदर से अगर मानव होगा तो वो अंदर से उद्वेलित होगा। तो अब आप 24 वर्षों में आपने किससे इतिहास लिया है, नहीं है, कहाँ है? वो जो शिक्षा मंत्री हैं वो सामने आए तब ना। शिक्षा मंत्री हैं कहाँ? स्वास्थ्य के वो बुरे हाल है, शिक्षा। आप जो है इस प्रदेश के अंदर, हमारा दुर्भाग्य ये हो गया इस प्रदेश के अंदर कि सब के सब हवाई, अब ये यात्रा चल रही है, आपदाएं आने लग गई हैं, शुरुआत हो चुकी है। क्या माननीय मुख्यमंत्री ने, सरकार ने या महामहिम ने
कोई जो है प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसी जनप्रतिनिधि की ड्यूटी लगाई है? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि आप एक एक जिला संभाल लीजिए, या खासकर जो पहाड़ के जो जिले हैं उन पर आप मॉनिटरिंग करिए? अब आप खाली जो है स्थानीय लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं। स्थानीय आदमी बताएगा ना कि उस आपदा से कैसे निपटना है, जो स्थानीय आदमी है वो बताएगा। अब आप जो है यहाँ से दूसरे आदमी को भेज रहे हैं। अब आज केंद्र ने जारी कर दिया कि SDRF ITBP भीड़ को संभालेगी। मतलब भीड़ आए तब मुसीबत, ना आए तब मुसीबत। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार में, ये उत्तराखंड सरकार के लिए या शासन के लिए ये फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या हम लोग परिपक्व नहीं है, या यात्राएं पहले नहीं होती थी? लेकिन जिनको नारसन में रोका जाना चाहिए था, रुड़की में रोका जाना चाहिए था, उन्हें आप जाके जो है केदारनाथ के द्वार पर रोक रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? तो इसका मतलब कहीं चेक बैलेंस आपने किया ही नहीं है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी को भी ब्रेन वॉश करने की आवश्यकता है और जनप्रतिनिधियों को भी आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री की भावना अच्छी हो सकती है कार्य करने की, लेकिन करेगा कौन? नीचे तो आपके अधीनस्थ जो है जनप्रतिनिधि, वो तो सुन ही नहीं रहे। क्या जो आरक्षण के मसला जो अटका हुआ है उसमें भी आप ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर ले रहे हैं? क्या उनकी गलती है या मुख्यमंत्री? 1001% ब्यूरोक्रेसी की कॉन्स्पिरेंसी की वजह से ये फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से। अगर नयन दत्त तिवारी जी ने कहा था ये होना है और किसी अधिकारी ने उन्हें पाठ पढ़ाया जाता था, तो सिर्फ नयन दत्त तिवारी जी आंख तिरछी करते थे, सुबह शासनादेश बन जाता था। चलो, बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रदीप कुकरेती। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि आप आचार संहिता के नाम पर चारधाम यात्रा में जो खामियां आ रही हैं उसे छुपा नहीं सकते। ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ा सवाल किया था। आज राज्य आंदोलनकारी भी यही बात कह रहे हैं कि क्षतिज आरक्षण का मसला है वो भी 101% कॉन्स्पिरेसी है ब्यूरोक्रेसी की। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप उत्तराखंड के राज्यों में राज्य आंदोलन का इतिहास पढ़ा रहे हैं तो वो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी ठीक ढंग से रिसर्च हुई है, क्या लोगों से बातचीत की गई है? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में आपने सिलेबस लागू कर दिया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई हैं जो और भी महत्वपूर्ण थी? वो भी विषय आएंगे, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों का यही कहना है, पहले आप राज्य आंदोलनकारियों का जो मांगें लंबी चल रही हैं उन्हें पूरा कर लीजिए और सिलेबस में लगाइए, उन्हें याद कीजिए। आप राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों की सुध लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।